आप सब अपना माइक्रोफोन जो है, सबके स्मार्टफोन्स अगर स्विच ऑफ या साइलेंट कर लें तो स्वप्निल लाइव कर दिया। नमस्कार, आप सबका हमारे आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी भोपाल के तत्वाधान में आयोजित इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। और आज इस खास क्षणों में जब हमारे साथ एक ऐसी विभूति हैं जिन्हें किसी भी रूप से इंट्रोड्यूस करना एक सूर्य को दिया दिखाना जैसा है, भौतिकी के क्षेत्र में तो खासकर कि उनको हमारे भारत के लगभग सभी विद्यार्थी, शिक्षक और जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी उनसे प्रभावित रहे हैं और जानते हैं सर के बारे में। तो हम इस प्रोग्राम को बिना समय गवाए, क्योंकि आप सब और आज इस कार्यक्रम से जो जुड़ने वाले हमारे लाइव ऑडियंस है, जो हमें हमारे साइंस सेंटर की यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या हमारे बाकी जो विज्ञान केंद्र हैं हमारी काउंसिल के, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता, जिसके अधीन ये आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल भी एक साइंस सेंटर है, और हमारी पूरी काउंसिल के लगभग 25 विज्ञान केंद्र हैं पूरे भारत में। और इसके पूर्व सर लखनऊ में जा चुके हैं और बिरला म्यूजियम में भी सर एक प्रोग्राम किया है, और आज वो इसी श्रृंखला में उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और वो आज हमारे बीच आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के इस प्रेक्षागृह में हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं हमारे सेंटर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मिस्टर कृष्णेंदु को बुलाऊंगा, और मोनिका जी सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से, राजीव जी और आपकी जो भी टीम है, कि हम सब सर को मिलके एक छोटा सा एक भेंट दें और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वप्निल बस माइक चेंज करो, माइक कैमरा चेंज करो। इसको भी रखो, रख देते। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और
आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल 1995 से मध्य प्रदेश में स्थित आप सबके लिए विज्ञान को चार दीवारों से बाहर निकाल के प्रयोगों के रूप में अपने एग्जिबिट्स के माध्यम से और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश विदेश से वैज्ञानिकों को जोड़ना, शिक्षकों को जोड़ना और अपने जो लक्ष्य है कि विज्ञान के प्रचार प्रसार में विज्ञान केंद्र अपनी जो खास भूमिका निभा सकता है एज अ कैटलिस्ट फॉर साइंस एजुकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये संयोग है कि सर जिस फिलॉसफी को मानते हैं कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ लर्निंग करना है और जॉय ऑफ लर्निंग इज़ योर्स, यानी आप खुद से जब तक उसको खुशी से नहीं सीखते हैं, सिर्फ अगर नंबर की दौड़ में एग्जाम्स के लिए, ग्रेड्स के लिए अगर करते हैं तो शायद उसमें आप वंचित रह जाएं। लेकिन अगर आप वो खुशी से अर्जित करते हैं आप ज्ञान को, और अगर वो आपको सेटिस्फाई करता है, चाहे भौतिकी क्यों ना हो, सर के वैसा विषय विशेष भौतिकी है, लेकिन कोई भी विषय हो, और उस सूत्रधार, उस परंपरा के, उस दर्शन के सर हमारे साथ हैं। बहुत से विद्यार्थियों को ये भी शायद पता होगा कि नहीं कि सर ने अपना प्रॉपर स्कूलिंग क्लास 6 से शुरू की है, बाकी वो अपने पिताजी के आशीर्वाद से घर पे पढ़े हैं, उनके देख रेख में, और डायरेक्ट स्कूलिंग, तो ये हर मिथ को सर ने ब्रेक किया है कि उसके बाद भी लर्निंग कैसे जारी रह सकती है। तो हम बात करेंगे बहुत जल्दी। मैं अपनी कलीग मिस्टर किशेंदु को बुलाऊंगा कि वो हमारे सेंटर के बारे में 2 शब्द कहें और हम फिर आगे बढ़ देंगे। मिस्टर किशेंदु जी। A very good morning to all of you who are present here and all others who are watching us this program actually through our YouTube channel of Regional Science Center Bhopal. As my colleague has already said, that we have engaged or we have gathered here to listen to the very special program, lecture session, interactive session of Dr. H.C. Verma. I think he doesn't need any introduction through me, and almost as because I am also from engineering background, so I will say that whenever it comes to about the learning physics, means whenever we are trying to prepare for joint entrance exam, the first book that comes to my mind, that concept of physics. And whosoever, even if they are not from engineering field or science field, even I think that people who have studied up to class 12 level, they will know that there is some book called Concept of Physics and Part 1. And because whenever I am recollecting my memory, the questions, the problem that which used to excite me, like when used to solve pendulum problems and then pulley problems, the most exciting was free body diagram, monkeys climbing and those things. Those were really very interesting problems which I still recollect, though it's long. First of all, as I have been given this honor to welcome Dr. H.C. Verma, I feel this is an honor and privilege for me. And first of all, this day is going to become a part of history of Regional Science Center Bhopal too, and I feel that it's apt for me to talk in brief about Regional Science Center Bhopal, because talking to me and talking about Science Center Bhopal, I have spoken a lot of time, you can see, but still, as this is a part of history, I should start with it. As my colleagues already said, this place, Shamla Hills, where this building is right now, was inaugurated in 12th of January, 1995. So January is coming nearby, again we have an anniversary. But prior to that, we started our work 5 years before to that in Arera with a small rented house. There it actually started. The first thing what we started was with a small mobile science van that we used to move to remote places carrying exhibits. So those were those things. The main basic thing is that our institution is under the Constitution, it's working under National Council of Science Museums, and our mandate is promotion of science and technology and science communication. And towards achieving this, we develop a lot of interactive exhibits, whatever you can see in our galleries. And also we do outdoor outreach programs with our mobile science van, as well as we do a lot of educational program, and where we are calling in different scientists, experts in different subjects, where students can interact. The main undercurrent idea is that we can enthuse students to take up the profession of science. That is the main idea behind setting up science center or whatever program we are doing. So this is what is our main target. So lastly, I would like to say one must be aware of usefulness of science
to society and benefits society derives from it. Well, without speaking any further, I prefer to hand over the stage so that Professor Verma can take over. Thank you very much. धन्यवाद कृष्णेंदु जी। मैं साकेत सिंह कौरव आपको दोबारा इस बात पे केंद्रित करना चाहूँगा कि इस बेला में बिना समय गवाए हमारे जो कोलैबोरेटर हैं जिनके साथ हमने मिलके इस क्षण को वास्तविकता में लाने का एक भ्रम सा जो प्रयास किया है, वो सब चीज़ तो भौतिक है और नहीं भी है, लेकिन आज हमारे साथ भौतिकी के भौतिक रूप में सर हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अनिल श्रीवास जी को कि वो आके सर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस सभागार में उपस्थित आप सभी का मैं सर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप मुझसे पूर्व में जो कहा गया सर के बारे में, तो बहुत ज़्यादा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। बस वो ये हमारा सौभाग्य है कि जिनको हम केवल बचपन में जिनका नाम ही सुना था और वो जो किताबें देख देख के ऐसा लगता था कि ये किसने लिखी होगी, कि उस समय तो इतना समझ में आता नहीं था। अब उसको कैसे लिखा गया है, तो उनको साक्षात रूप में यहाँ देखकर एक मोटिवेशन भी मिल रहा है और एक खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। जब पता चला कि सर भोपाल में रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे ये इस अवसर को कोई भी नहीं गंवाना चाहेगा। हम लोगों ने भी इसको गंवाया नहीं, और आज उसका जो परिणाम है, वो परिणाम के रूप में ये एक बड़ा, भले चाहे छोटा सा कार्यक्रम, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्रोग्राम, हम सबके जीवन में यादगार रहने वाला ये जो कार्यक्रम है। मैं सर का भोपाल में और सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। छोटी सी भूमिका बस केवल सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में बताऊँगा कि हम लोगों ने 2010 में भोपाल से विज्ञान संचार साइंस को समाज तक ले जाने के लिए जो हमारा मेन थॉट है, जो हमारा विज़न है, विज्ञान को के समाज तक लेके जाया जाए, उसके लिए जो भी हो सकता है वो सारी गतिविधियां हम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम लोगों ने जिस ईमानदारी से काम किया है उसके रिजल्ट भी हमें मिले हैं, और उसी का नतीजा है कि हम जो एक भारत की जो महान विज्ञान परंपरा रही है और उसके जो आधुनिक जो जितने भी चेहरे रहे हैं, जो जिनमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सबसे बड़ा हम जिनको मानते हैं, उनके साथ काम करने का हमें सौभाग्य मिला है। भोपाल में उनको यहाँ आमंत्रित करने का हमें सौभाग्य मिला है। और इस तरह से देश में वर्तमान में जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, अधिकांश को हम लोगों ने भोपाल इनवाइट किया, लोगों से इंटरेक्ट कराया। इसी कड़ी में सर का जो है आगमन हुआ, और आज एक ये कार्यक्रम हम सभी के बीच में है। हम लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं, और आप सभी ने देखा होगा कि चाहे समय समय पर जितने भी ऐसे अवसर आए, जहाँ ऐसी आवश्यकता लगी है कि विज्ञान के माध्यम से ही उस चीज़ का समाधान निकाला जा सकता है। जैसे कि कोविड का जो वेव आया, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, हम लोगों ने जब लोग घरों में कैद थे, हम लोगों ने जो सड़क पर उतर के अलग अलग तरीके से लोगों को अवेयर किया कि लोग वैक्सीनेशन करें, मास्क लगाएं, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। इसके साथ साथ स्कूली बच्चों के साथ हम लोगों ने बहुत काम किया। हम लोग ट्राइबल के जो इलाके हैं वहाँ बच्चों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, और तमाम तरह की हमारे साथ जो है गतिविधियाँ हैं। आज इस कार्यक्रम के सर के लेक्चर के बाद एक और हमारा एक पहल शुरू होने वाली, उसके बारे में अभी आप जानेंगे। तो मैं सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर मोनिका जैन मैडम, डॉक्टर राजीव जैन साहब, अल्पना मैम, अल्पना जी, और मैं सबकी तरफ से आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अनिल। और ये बड़ा स्वाभाविक है कि हम थोड़े से नर्वस हो जाएं, क्योंकि हम उनके क्षणों को ले रहे हैं जिसके लिए हम शायद उतने पात्र नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। अब बिना समय गंवाए हम जिन सब का जो हम सब लोग यहाँ फिजिकली एकत्रित हुए हैं या जो लाइव हमें देख रहे हैं, सबके लिए जिस खास कार्यक्रम के लिए हैं, मैं बस 2 शब्द कहना चाहूँगा कि हम सबको सीखना अनवरत जारी रखना है, वो चाहे कहीं से भी हो। सर उसी बात का द्योतक हैं और हमेशा इस बात को प्रेरणा रूप में कई लोगों से कहते हैं कि ना स्कूल के करिकुलम से आप बंधित रहिए, ना आपके क्लास से रहिए, चारों तरफ से सीखिए। अगर अच्छे से सीखेंगे तो मार्क्स और ग्रेड्स बाय प्रोडक्ट हैं, ये मुझे हमेशा याद रह जाता है। और इसी बात पे आज हमारे बीच में उपस्थित पद्मश्री प्रोफेसर SC वर्मा सर से मैं विनती करूंगा
कि सर ये मंच अब आपका है, प्लीज सर। धन्यवाद साकेत जी, कृष्णेंदु जी, अनिल जी, सर्च एंड रिसर्च सोसाइटी और ये आंचलिक विज्ञान केंद्र, आप सबने मेरे को यहाँ पर बुलाया इतने सम्मान के साथ में और इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में बताई। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही, ऑन है क्या? हाँ वो ऑन है। ओके। तो और दिक्कत जाएगा, फिर तो आवाज और स्लो हो जाना चाहिए। हाँ, वहाँ पर वॉल्यूम टेस्ट करो पहले, उसके बाद शुरू करूंगा। सर है, बिल्कुल आवाज है, लाइट जा रही है यहाँ की, भले दिक्कत। ठीक है। सर अगर आपको इनके लिए भी बात करना है तो यहाँ भी वो तो लाइन जाने के लिए है, ये अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। तो जैसे बहुत सारी चीजें जो अभी कही गई हैं, उसके अंदर में से ही कुछ सूत्र मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो कि भारत की विज्ञान की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। अगर हम बहुत प्राचीन समय से देखें तो अपने यहाँ विज्ञान का विकास जो हुआ है, जिसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें शायद लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है अनेक कारणों से। तो डॉक्यूमेंटेशन मेरा भी बहुत कमज़ोर है, तो काम कर लेते हैं लेकिन उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते। तो वो भी शायद भारत की परंपरा है कि काम करो, उसी पर ध्यान लगाओ, लेकिन उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना, उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना ताकि बाद में भी लोग जाने कि अच्छा इन्होंने ऐसा करा था, ये अपनी परंपरा में नहीं है काफ़ी हद तक। और बहुत बार तो जो लोग काम करते रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में या अन्य किसी अच्छे क्षेत्र के अंदर में, वो लोग उसको अपना कहते भी नहीं। वो मेरा किया हुआ काम है, कॉपीराइट मेरा है, उसका आईपीआर मेरा है, वो कहते भी नहीं। वो सब कहते हैं कि वो तो भगवान से मिला है हमें, उसका श्रेय वो या तो अपने गुरु को दे देते, और गुरु का कोई उसमें योगदान रहता नहीं है, लेकिन वो अपने गुरु को दे दिया, भगवान को दे दिया, इनकी रचना है, उनकी रचना है, इन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। तो वो साहित्य जो है वो भले ही हमारे पास में कम उपलब्ध है, अनेक राजनीतिक कारणों से भी जो है वो नष्ट हुआ है अपना जो विज्ञान का इतिहास है या जो साहित्य है, लेकिन जो बच गया है थोड़ा बहुत, उतने को भी अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ बहुत समृद्ध इसकी परंपरा है। और जो एक्सकेवेशंस, जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटीज यहाँ वहाँ एक्सकेवेशंस करती हैं, उसमें से जो चीज़ें निकल करके आई हैं और आ रही हैं, वो सब बताती हैं कि अपना भारत जो है विज्ञान के अंदर में कितना समृद्ध रहा है। सर्जरी, अब सर्जरी के जो दांतों के डेंटल सर्जरी के लिए और जो एक्सकेवेशंस हुए कुछ 15-20 साल पहले, और जिसके ऊपर कि नेचर पत्रिका के अंदर में, जो कि सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान की पत्रिका जर्नल कही जाती है नेचर, उसके अंदर में उसके फाइंडिंग्स निकले हैं 9000 साल पहले। और जो सर्जरी हुई है, डेंटल सर्जरी हुई है, उसमें किस तरह के टूल्स इस्तेमाल हुए हैं और किस तरह के वो दांत जो है जिसमें सर्जरी की गई है उसके अवशेष मिले हैं। और उसकी जब स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और सारी चीज़ें हुई हैं, बाहर एक रखा हुआ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अभी आते समय देखा हमने, वो करके आज के तमाम जो आधुनिक हमारे टूल्स है, इक्विपमेंट्स हैं, उनसे उसका सारा अध्ययन करके, और जो उसके पेपर्स आए हैं नेचर के अंदर में, पता चलता है कि 9000 साल पहले, जिसको हम आरसीटी कहते हैं आज, वो आरसीटी किए हुए दांत मिले हैं उनको। और वो कैसे वो किया होगा, कैसे उसको ड्रिल किया होगा, उसकी जब पूरी उन्होंने विवेचना की है, तो उसका एक उन्होंने प्रतिरूप, उसका एक मॉडल तैयार किया है। और जिस तरीके से कि वो
वो एक बो हो करके और फिर वो डोरी हो करके और उसमें लपेट करके और ऐसा चला करके और ड्रिल करते हैं, बड़ा ही अक्सर पहले किया करते थे, कारपेंटर्स किया करते थे, उस प्रकार से वो ड्रिल किया हुआ है। और उसके बाद उस अवशेष में ये भी है कि उसके बाद कितने समय तक वो दांत जो है सो सही सही काम किया होगा, क्योंकि अगर उसके बाद काम करते तो दांतों की जो चबाने के कारण से उसके कारण से जो उसकी मॉर्फोलॉजी बदलती है, उन सब का अध्ययन करके वो करके लाए। तो हमारा अभी का जो तथाकथित विज्ञान है जिसको हम साइंस कहते हैं, हम कहते हैं रॉबर्ट हुक से शुरू हुआ और न्यूटन तक आकर के थोड़ा विकसित हुआ, उसके बाद से सही ढंग से एक्सपेरिमेंट बेस्ड साइंस जो है उसकी प्रतिष्ठा, वो सब कितने साल, 1000 भी नहीं, 500 600 700 साल का पूरा अभी का हमारा जो मॉडर्न विज्ञान है वो है। उसकी तुलना में आप देखो 9000 ईयर्स के पहले से और इतना। इसी प्रकार से हमारे जो वो मेटलर्जी के एक्सकेवेशंस में से जो जिंक के निकले हैं, जिंक के जो मेटलर्जी की गई है उसके जो अवशेष निकले हैं आर्कियोलॉजी से, वो बताते हैं, क्योंकि जिंक की मेटलर्जी बहुत मुश्किल है। जिंक की मेटलर्जी आज की तारीख में भी बाकी सभी धातुओं की मेटलर्जी से सबसे मुश्किल जिंक की मेटलर्जी है। और वो कुछ 5000 4000 साल पहले के समय के वो सारी चीजें हैं जिसमें उन्होंने जिंक की मेटलर्जी करी हुई है। उसके लिए बड़े बड़े उनके फर्नेसेस और उसके सारे जो बर्तन हैं, क्रूसिबल्स है जिसके अंदर में वो हो रहा है, वो सब एक्सकेवेशंस में से निकल करके आ रहे हैं। अब इतने टॉप पर अगर ये साइंस है, डॉक्टर धर्मपाल की जो एक पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री पेरिस्ट, उसके अंदर में उन्होंने जो हमारी लोहा गला करके और उससे औजार बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसका वर्णन किया है। और बैलगाड़ी के ऊपर वो सारा संयंत्र पोर्टेबल, जो कि किसी भी गांव में जाकर के और वहीं पे ओर से अयस्क से और उसका मेल्ट करके और लोहे को मेल्ट करके और उसको फिर ढाल ढूल करके उसमें से बनाना, और सैकड़ों की तादाद में वो बैलगाड़ियां जो थी वो ये, और उन्होंने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स लिए डॉक्टर धर्मपाल ने, वो जो ब्रिटिश इंडिया जिस समय यहाँ पे रूल था उस समय में यहाँ से जो रिपोर्ट जाया करती थी महारानी के यहाँ और उनके गैजेट्स में जो वहाँ पर लिखा जाता था, वो वहाँ से सारा उन्होंने डेटा लिया हुआ है और उसके आधार पर बता रखा है कि कितनी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ विकसित थी कि हम कॉटेज इंडस्ट्री थी, ये लोहा गलाना और उससे चीजें बनाना, ये हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी, घूम घूम करके यहाँ वहाँ किया करते थे। लेकिन इतने टॉप पर अगर साइंस है और इतने टॉप पर अगर उसका प्रोडक्ट्स बन रहा है और जो सोसाइटी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो बन रहा है, चाहे डेंटल सर्जरी रहे, चाहे ये मेटलर्जी की बात रहे, प्योर साइंसेज में भी अगर आते हैं, प्योर साइंसेज में भी आते हैं तो आर्यभट्टी ये पूरी उसकी पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, तो उसको अगर देखते तो प्योर साइंसेज कितना स्ट्रांग है, वहाँ पे बिल्कुल शिखर पे दिखाई पड़ता है, भास्कराचार्य दिखाई पड़ते हैं, वराह मिहिर दिखाई पड़ते हैं। मैथमेटिक्स में और आगे बढ़ते हैं तो जितने हम लोग ग्रेगरी सीरीज और इन्फिनिट सीरीज वगैरह पढ़ते हैं, कैलकुलस करते हैं, वो सारे अपने शास्त्रों के अंदर में मिलते हैं। शास्त्रों मतलब जो गणित के शास्त्र हैं उनके अंदर में मिलते हैं। मलयालम के अंदर में जो जिसको कहते हैं वो माधव उसके प्रणेता थे माधवाचार्य, और वहाँ से फिर वो कई पीढ़ियों तक वो गणित का चला है वहाँ पे, उसको स्कूल ऑफ केरला बहुत बार बोलते हैं। तो उसके अंदर में कैलकुलस का इतना एडवांस स्वरूप है, तो उसको जब मैंने देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। आज की तारीख में भी अगर पूछे कि भाई गोले के सरफेस का एरिया 4πr² होता है, क्यों होता है, तो कठिन है बताना कि क्यों होता है वो, है ना, क्योंकि उसमें एक इंटीग्रेशन का तत्व आता है, वो भी इंटीग्रेशन आसान इंटीग्रेशन नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाके इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तब फिर वो आता है। और ये केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स जिसको कहा जाता है आज की मॉडर्न भाषा के अंदर में, उन्होंने न्यूटन ने जब कैलकुलस का इजाद किया है
उस बात को आज शायद 350-400 साल हुए होंगे, उससे और काफ़ी पहले कुछ 1100-1200 ईस्वी के समय में, यानी अभी से कुछ 1000 साल पहले समझ लो, या 800 साल पहले, वो उन्होंने वो 4πr² निकालने के लिए जो काम किया है, गणित के लोग अगर सुन रहे हो, एग्जैक्टली वही किया है जो हम करते हैं। वो सर्कल्स बनाए हैं उन्होंने, नियर बाई सर्कल्स बनाए हैं उन्होंने। जैसे हम कहते हैं ना कि एक थीटा के ऊपर एक सर्कल बनाओ, फिर थीटा प्लस डी थीटा के ऊपर एक सर्कल बनाओ, उतने का एरिया बनाओ, फिर उसको ऐड करो। और हम एक तरीके से करते हैं, उन्होंने इस तरीके से तो किया ही है, ये इंटीग्रेशन तो उन्होंने किया ही, भले ही वो सिंबल ऐसा वाला इस्तेमाल ना किया हो भले ही वो ऐसा वाला सिंबल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वैसे ही उसको बांट करके, सिस्टमेटिकली टुकड़ों में बांट करके और उसको जोड़ करके और उसका लिमिट ले करके कि जब वो आप छोटे करते जाओगे तो वो क्या बनने वाला है, वो 4πr² निकाल रखा है। और उसके अलावा 2 और वेराइटीज से, डिफरेंट प्रकार से वो एलिमेंट्स लेकर के वही रिजल्ट निकाल करके रखा हुआ है। तो इतना साइंस, और अगर शिखर वाला साइंस दिखाई पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग केवल अपनी प्रतिभा के कारण से उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। वो कुछ लोगों की चर्चा होती है, लेकिन वो कुछ लोग उतना काम कर पाए, उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो नीचे में बहुत कुछ करते हैं। वो सोसाइटी के अंदर में कल्चर होता है, वो सोसाइटी के अंदर में कल्चर होता है, संस्कार में होता है, वो अपने जीवन के अंदर में होता है। तो अगर वो साइंस का कल्चर है अपनी सोसाइटी के अंदर में, तब फिर उसमें से कुछ जो लोग होंगे वो थोड़ा ज्यादा साइंस करेंगे। एक कल्चर पहले, सब पिरामिड वाला स्ट्रक्चर है, नीचे का बेस खूब बड़ा सा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर भवन बनते 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 फिर शिखर। तो एक शिखर कहीं पर अगर आपको दिखाई पड़ रहा है और चर्चा उसी की हो रही है, ओ अरे वाह, क्या इतनी ऊंची चोटी है, और उसी पर दूरबीन लगा लगा के देख रहे, लेकिन वो शिखर वहां पर है, तो वो साथ में वो पूरा पिरामिड है, और वो इतना बड़ा नीचे अगर बेस नहीं बनेगा तो शिखर उतना ऊंचा भी नहीं बनने वाला है। अगर नीचे का बेस छोटा सा होगा तो फिर छोटा ही सा शिखर बनने वाला है, स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है। तो पूरी सोसाइटी के अंदर में ये साइंस की जो सोच है और साइंस के प्रति जो एक सम्मान है और साइंस के प्रति जो आस्था है और समाज और साइंस के प्रति जो अपनापन है, वी लव साइंस लोगो, तो ये जब होगा ना पूरे के अंदर में, तब फिर कुछ लोग उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसमें से कुछ ज्यादा साइंस करना शुरू करेंगे। क्योंकि केवल साइंस ही नहीं करना है ना, कविताएं भी तो लिखनी है, हाँ, उसको थोड़ी छोड़ देना है, पेंटिंग भी तो करनी है, बहसबाजी भी तो करनी है, खेती बाड़ी भी तो करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, केवल साइंस ही नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आपका इतना बड़ा बेस आप बनाओगे, तब फिर कुछ लोग उससे बेहतर, उसमें से अच्छा सा साइंस करेंगे, जो उसी के अंदर फोकस करेंगे, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग और भी उसके अंदर में मजा आएगा, और भी उनकी प्रकृति के अनुसार चीजें होंगी, तो वो उससे भी अच्छा साइंस करेंगे, फिर उससे भी अच्छा करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे, फिर नए प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे, टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर होगा। तो ये जो हमें दिखते हैं, पीक्स दिखते हैं, ये पीक्स बताती हैं कि हमारे पूरे समाज के अंदर साइंस का कितना रहा होगा उस समय में। 9000 साल पहले अगर ये था, तो उसके कितने हजार और पहले से वो उसकी सारी भूमिकाएं बनी होंगी। तो वो ये चीज जो है कि पूरे जनमानस के अंदर में हम ये लेकर के जाएं। अभी मैं आधे समय जो देख रहा था, बहुत बार अलग अलग साइंस सेंटर्स में देखा है, वही चीजें देखी है मोस्टली। और जब डिटेल्स में जाएंगे तो पता चलेगा, अच्छा यहाँ वाले में ऐसा था, यहाँ वाले में ये नया है, वो पुराना है। लेकिन मोस्टली स्ट्रक्चर जो आप देखोगे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो लगभग ऊपर से एक साथ दिखेगा। आपको केवल फोटो दिखा दे तो फोटो देख के आप बोलेगा ये किसी साइंस सेंटर की फोटो है ना, कोई भी साइंस सेंटर रहेगा, उसमें कोई बहुत वेरिएशंस नहीं होते। इसी तरीके से हम जब कुछ देखते हैं ना, मैं कुछ देखता हूँ, तो हर बार कुछ एक नया एंगल, एक नया कुछ विजन उसमें से स्पष्ट होता है।
तो क्या है कि अगर हमें विज्ञान को मजबूत करना है तो हमें हमारी जिंदगी के हर पल को विज्ञान से जोड़ना, इसके ऊपर जाने की बात है। तो अगर हम वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर उसको करते हैं, दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, या थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को बताने के लिए और कुछ मॉडल्स क्रिएट करते हैं, तो वो शायद एक स्टेज ऊपर की चीज है। उसके भी नीचे की चीज है कि अगर हमारे यहाँ घर में खाना बन रहा है, चूल्हे में खाना बन रहा है, क्या हम अपनी सोसाइटी को इससे अवेयर कर सकते हैं क्या कि चूल्हे में खाना बन रहा है तो उसमें साइंस क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? या साइंस की पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं, स्कूल के अंदर में हम साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर में हम साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो साइंस मेरे किचन में कहाँ एप्लीकेबल है? क्या हम ये कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को पूरा बेस बड़ा करना है ना, पूरा बेस बहुत बड़ा करना है। तो इसलिए ये हर व्यक्ति, हर गृहिणी जो खाना बना रही होगी, या हर घर का जो सदस्य है वो कर रहा होगा, किचन में काम कर रहा होगा, दुकान होगी, दुकान के अंदर में कुछ हो रहा होगा, खेल का मैदान होगा, वहां कुछ हो रहा होगा, किचन गार्डन होगा अपना, वहां कुछ पौधे वौधे कुछ उग रहे होंगे। उस सबके अंदर में मेरे को साइंस के प्रति श्रद्धा, सम्मान, अपना तो मेरा है, साइंस कोई चीज होती है, लेकर के आने का है। तो स्कूल कॉलेजेस हमारे बहुत बड़े माध्यम है रीच करने के। ऑर्गेनाइज्ड है ना, ऑर्गेनाइज्ड है, एक ही साथ इतने सारे विद्यार्थी मिल जाते हैं, एक ही साथ इतने सारे टीचर्स मिल जाते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा माध्यम है। तो गाँवों में जा करके और हर जगह पर वहाँ पे आप परिवार में जाके लोगों को साइंस पढ़ाओ, तो अगर स्कूल्स में, कॉलेजेस में फोकस कर लिया तो बड़ा अच्छा है, हर घर में पहुंच जाएगा। क्योंकि हर एक घर का जो बच्चा है, चाहे वो किसान का परिवार हो, चाहे वो मजदूर का परिवार हो, चाहे वो बैंक ऑफिसर का परिवार हो, चाहे वो किसी मैनेजर का परिवार हो, बैंक मैनेजर का परिवार हो, कोई भी परिवार होगा ना, तो उसका बच्चा तो कहीं ना कहीं स्कूल में जा ही रहा होगा। तो अगर स्कूल्स कॉलेजेस के माध्यम से हम काम करेंगे तो हमारा रीच जो है बिल्कुल सर्वव्यापी होगा, राइट? तो स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है, कॉलेजेस में जो पढ़ाई हो रही है, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरे स्टूडेंट्स घर में जा करके घर में होने वाली हर घटना को कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे? अगर वो कनेक्शन हम स्थापित करेंगे तो मार्क्स और ग्रेड्स जो हैं उसके बजाय जो साइंस की अपनी जो उसकी अपनी ब्यूटी है, अपनी खूबसूरती है, उसके ऊपर बच्चे ज़्यादा अंदर जाएंगे। ये शिक्षकों का भी है। हम जो पढ़ाते हैं, जो चीज़ें हमने कुछ लॉज बताते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, तो अगर वो मुझे अपने दैनिक जीवन में दिखना शुरू हो जाए, क्या है भैया, ठंड बढ़ गई है और फलाने कंपनी का टूथपेस्ट जो है वो तो जम गया, दबाते हैं तो निकल ही नहीं रहा है, और दूसरी कंपनी वाले क्या फुर्र से वो निकल रहा है। तो क्या अगर हमने कोई उस प्रकार की केमिस्ट्री पढ़ी हुई है कि वो टेम्परेचर से किस तरह मटेरियल में मॉडिफिकेशंस होते हैं, मटेरियल साइंस पढ़ा हुआ उस प्रकार का हमने, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, विस्कस प्रॉपर्टीज हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, वो जो चीजें हैं वो कैसे किस तरह के मटेरियल में और किस तरह का उसको हीट साइकिल देने से और क्या होता है, ओके। और तब हम अगर अपना टूथपेस्ट दबाते हैं और उसको याद करते हैं, ओ अच्छा इसके अंदर ऐसी प्रोसेसिंग हुई है, इसको जो बनाया गया है उसमें ऐसा बनाया गया होगा। जब हम अपना वो बनाने के लिए, इडली विडली बनाने के लिए चावल पीस करके और उसको और रात भर छोड़ते हैं खमीर उठने के लिए, तो जो केमिस्ट्री हमने पढ़ी हुई है वो केमिस्ट्री को हम याद करते हैं क्या? हम याद करते हैं क्या? उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं क्या? जिस समय में हम पानी गर्म करते हैं चाय बनाने के लिए, तो उस समय में हम याद करते हैं क्या कि ये देखो लेटेंट हीट जा रही है, अब पानी खोलना शुरू हो गया, अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, अब इसके स्टीम बन रही है, ये लेटेंट हीट जा रही है। हम उसको कनेक्ट करते हैं क्या? तो इस स्तर के ऊपर अगर हमने अपने साइंस को लेकर के हम चलते हैं, हर एक परिवार में हम साइंस को पहुंचा सकते हैं। और जब वो होगा, हमने अगर मान लो 1000 लोगों पर काम कर रहे हैं, हम प्रतिशत के लिए कर रहे हैं काम, तो हमें करोड़ों के स्केल पर करना है,
तो 1000 में अगर हमने काम किया तो शायद उस 1000 के अंदर में से 80-90 लोगों की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐसी होगी कि वो इसके साथ रिजोनेट करेंगे। आप सभी से एक्सपेक्ट नहीं करना, आप 1000 पे काम कर रहे हो तो 1000 से एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जो मन है, उसका जो शरीर है, उसका जो मस्तिष्क है, उसकी जो आत्मा है, वो अलग है। और वो जिस तरीके का वो व्यक्ति है, कुछ चीजें उसको सूट करेंगी, कुछ चीजें उसको सूट नहीं करेंगी। तो मुझे साइंस अच्छी लगती है तो तुम्हें साइंस क्यों नहीं अच्छी लगती है, ये मतलब नहीं है भैया, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है अपना। तो इसलिए जो 1000 लोगों पे अगर आप काम कर रहे हो तो शायद उसके अंदर में से 80, 70, 90, 120 लोग ऐसे होंगे जिनकी अपनी नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है, उनका अपना जो प्राकृतिक, जो उनकी अपनी बनावट है, उनके दिमाग की, उनके शरीर की, उनकी चीजों की, उसको वो सूट करेगा। लेकिन आप अगर वो नहीं करोगे, वो कनेक्शंस अगर आप स्थापित नहीं करोगे, तो वो जो 80-90 लोग हैं जिनकी अपनी जो उनकी रचना है मस्तिष्क की और शरीर की, वो इसको सूट करती थी, वो लोग साइंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनको परोसा नहीं। परोसोगे तभी तो खाएंगे ना। आप परोसोगे तो कुछ लोग कहेंगे अरे वाह ये कितना बढ़िया बना है, ये तो हमें बहुत पसंद है। कुछ लोग कहेंगे नहीं वो ठीक नहीं है, हमें नहीं खाना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी को खट्टा अच्छा लगेगा, किसी को मीठा अच्छा लगेगा, किसी को तीता अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा। तो आप परोसोगे ही नहीं तो फिर कौन खाएगा? तो आपको परोसना तो होगा ना। तो इसलिए उसमें से फिर लोग जो है वो साइंस के प्रति जिनकी रुचि होगी, जिनकी प्रकृति होगी, वो साइंस करना शुरू करेंगे। साइंस करना शुरू करेंगे तो फिर चूंकि अपनी प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा आनंद आएगा तो और ज़्यादा साइंस करेंगे। फिर उसमें से कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा करते हुए अपने जीवन के साथ में विज्ञान को जोड़ना, जिंदगी की जो घटनाएं हैं, एग्जाम्पल्स अगर हमें करने हैं तो हम क्यों नहीं अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स ही करें। ये छोटे वाले एग्जाम्पल्स ही क्यों करें? आर्टिफिशियल हम क्यों मॉडल्स बनाएं उसका, और उसके बाद बताएं कि हाँ देखो ये साइंस यहाँ पर हो रही है। अक्सर ऐसे होता है, अक्सर जो पाठ्यपुस्तकें होती है उसके अंदर में बहुत पासिंग रिमार्क्स होते हैं जो एक्चुअल जिंदगी की घटनाओं से संबंधित होते हैं, और अदरवाइज वो बड़े आर्टिफिशियल एग्जाम्पल्स क्रिएट किए जाते हैं उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, तरह तरह के प्रयोग बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के करते हैं। तो ये इस प्रकार से चीज़ें चले और साइंस को हम लेकर के चले। साइंस में साइंस की जो शक्ति है उसके बारे में चर्चा हुई कि अभी कोई संकट आता है, कोई भी संकट आता है तो लोग साइंस की तरफ ही देखते हैं, साइंटिस्ट की तरफ ही देखते हैं ना। अभी कोविड हो गया तो भाई चलो फटाफट वैक्सीन बनाना है अपने को। बिल्कुल कुछ पता नहीं था कैसा वायरस है, क्या है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब भी फटाफट वैक्सीन बनाना है उसको। तो चूंकि वैज्ञानिक हमारा जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था पहले से, वो इतना मजबूत था कि हम बना पाए, और वो कारगर भी हो रही है, तो दिख भी रहा है अपने को। तो इसलिए ये जो विज्ञान है उसके अंदर में शक्ति बहुत है, इसके अंदर में कोई संदेह नहीं है। कोई भी चीज़ होगी तो उसी में जाएगा, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो जाए और कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उसी के अंदर में वो जाएगा। तो साइंस मैथमेटिक्स जो है उसकी अपनी तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब दूसरा इशू ये है कि ये जो इतना बड़ा अपना समाज है, इतना बड़ा अपना देश है, और हम कह रहे हैं कि हम हर परिवार में पहुंचना चाहते हैं। हम हर परिवार में उनको साइंस की झलक तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और उसके बाद उसमें से फिर आगे क्या होगा वो आगे बातें चलेंगी। तो ये अगर करना है, और स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे बहुत सशक्त इसमें मीडिया पार्टनर्स हो सकते हैं, जिससे हमारी रीच जो है वो हर घर में, हर भारत के हर घर में पहुंच सकती है। तब रोल आ जाता है बहुत बड़ा शिक्षकों का, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर में बच्चों के साथ इंटरैक्शन टाइम सबसे ज्यादा किसका होता है? तो वो टीचर्स का होता है, राइट। और इसलिए शिक्षकों का रोल बहुत बड़ा आ जाता है, और जो साइंस के टीचर्स हैं उनका और भी ज्यादा आ जाता है। तो इसलिए ये जो परंपरा है, हालांकि काम आसान नहीं है,
इसलिए आसान नहीं है क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो अपने मैनेजमेंट से बंधे हुए होते हैं। हाँ, ऐसा मेरे पिताजी की तरह नहीं है। मेरे पिताजी समस्तीपुर में स्कूल चलाया करते थे, जिसकी चर्चा साकेत जी कर रहे थे अभी। तो कोई उनके ऊपर नहीं और कोई उनके नीचे भी नहीं था। एक गणेश प्रसाद वर्मा थे, जो चाहते थे वो करते थे, करवाते थे तो अपने विद्यार्थियों से करवाते थे और किसी से नहीं करवाते थे। पूरे स्कूल में मिला करके एक स्टाफ था, गणेश प्रसाद वर्मा। तो कंप्लीट फ्रीडम थी उनको कंप्लीट फ्रीडम थी। जो चाहते थे वो कर सकते थे, वो जो एक्सपेरिमेंट चाहते थे वो कर सकते थे। और इसीलिए एक शिक्षक के बल पे, वन टीचर वन स्कूल, ये भी चला है ना, वन टीचर वन स्कूल, एक एकल विद्यालय और ये सब नाम देते हैं। वन टीचर वन स्कूल का प्रयोग उन्होंने 1950s में कर लिया था। और 7 डिफरेंट क्लासेस, 5वीं तक का स्कूल था उनका, 7 डिफरेंट क्लासेस, कच्ची बच्चा, फिर पक्की बच्चा, उसके बाद क्लास 1 2 3 4 5, 7 क्लासेस को अलग अलग ग्रुप्स में बिठा करके वो अकेले पढ़ाते। सभी विषय, हिंदी भी वही पढ़ाएंगे, गणित भी वही पढ़ाएंगे, हर चीज वही पढ़ाएंगे, साइंस भी वही पढ़ाएंगे, हर चीज वही। तो पूरी फ्रीडम है ना करने की। लेकिन हमारे यहाँ अभी वो फ्रीडम नहीं है शिक्षकों के पास। वो शिक्षक जो है अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बंधे हुए, अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से बंधे हुए हैं। स्कूल कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोर्ड से बंधा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, वो फलानी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, पटना की यूनिवर्सिटी है, जबलपुर की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि शिक्षकों को क्या करना है, और यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग भी करती है, जो हमने कहा वो किया कि नहीं, कुछ और तो नहीं कर लिया। तो रास्ते आसान नहीं है, रास्ते आसान नहीं है। एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव की जरूरत है, जिसमें जो बोर्ड के लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लोग भी उस विचारों के साथ में आगे आए, उन विचारों के साथ में अपने स्कूल कॉलेजेस को चलाएं। लेकिन वो वैचारिक परिवर्तन कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला है, मालूम नहीं। हम सीरीज में नहीं चीजों को चला सकते हैं। पहले वैचारिक परिवर्तन तो आने दो, फिर हम कुछ कर लेंगे। हमें पैदल में काम करना पड़ेगा। जो कठिन परिस्थितियां हैं, उन कठिन परिस्थितियों में भी अगर मेरी दृष्टि ठीक है कि ये महत्वपूर्ण है, इसको तो करना ही करना है, तो मेरा बोर्ड चाहे मेरे को मना भी करता है तो भी बोर्ड जो कह रहा है वो करते हुए, जो बोर्ड कह रहा है वो करते हुए, मुझे इसको एक एडिशनल एजेंडा लेकर के आना पड़ेगा। ये करना है, ये नहीं करेंगे तो भारत की जो गौरवमयी परंपरा है इतने 1000 सालों की, वो हम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। वो जो विरासत, सांस्कृतिक विरासत मुझे मिली है, विज्ञान एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें मिला है, उसको हम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। तो मुझे करना है, चाहे मेरा मैनेजमेंट कुछ कहे कुछ ना कहे। लेकिन आप कर तभी पाओगे जबकि मैनेजमेंट जो चाहता है वो आप कर लो। उनके लिए परिस्थितियां बहुत खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीधा सीधा मुकाबला करना था और लड़ना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चला। लोगों को हुई, परेशानियां हुई, लोग जेल गए, लाठी खाए, मृत्यु हुई, ये हुआ, शहादत हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन वो किया लोगों ने, और वो सारा करके, और वो जो ब्रिटिश राज था वहां से आजादी हासिल की, वो पूरी नहीं की, आधी की, ये सब डिबेट के विषय हो सकते। लेकिन कठिन परिस्थितियां होने के कारण से हमें सुविधाएं नहीं हैं करने की, इसके कारण से स्वतंत्रता का आंदोलन कभी भी बंद नहीं हुआ, धीमा नहीं पड़ा। तो अपने को वो दृष्टि रखनी पड़ेगी। हमारी परिस्थितियां उतनी खराब नहीं है,
वहां पर तो वो सीधे सीधे उनके अस्तित्व पे संकट था ना, ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व पर संकट था। अभी हमारे बोर्ड मैनेजमेंट के अस्तित्व पर संकट नहीं है, वो संकट नहीं है, इसलिए वो उतना उतना ज्यादा वो विद्रोह उधर से हमें उतना प्रतिरोध उधर से हमें उतना नहीं मिलने वाला है, थोड़ा ही मिलने वाला है, तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए अपने जो शिक्षक हैं वो इस भूमिका में आए कि अगर हम विज्ञान के खास करके शिक्षक हैं तो हम अपने जीवन के अंदर में सवेरे से शाम तक का जो जीवन है उसके अंदर में जो विज्ञान है तो उसको कैसे आगे बढ़ाए, लेकर के आए। हम लोग कई सारे प्रयोग कर रहे हैं, हमारा एक विज्ञान के शिक्षकों का थोड़ा सा कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। तो हमने एक सेशन के अंदर में, और उनको हम बुलाते हैं तो वो चाय वगैरह भी पिलाते हैं, समोसे भी कभी कभी खिला देते हैं। तो उस सेशन में हमने कहा जलेबी खिलाएंगे और जलेबी वहीं पे बनेगी, जलेबी वहीं पर बनेगी। और सारे शिक्षक जो थे वो गोल बना करके बैठ गए, शायद अमित जो ने उसकी तस्वीरें डाली होंगी तो कुछ लोगों ने देखी भी होंगी। वो गोल बना करके कुर्सियों के ऊपर बैठ गए, बीच के अंदर में भट्टी और जलेबी बनाने वाले जो कारीगर हैं वो वहां पर, और सब शिक्षकों को ये बताया गया था कि एक फिजिक्स टीचर होने के नाते आप उसमें क्या देख रहे हो वो नोट करो, वो ध्यान में रखो, बाद में उस पर चर्चा भी करेंगे। क्योंकि एक ही चीज को, एक ही वस्तु को विभिन्न लोग जो है वो विभिन्न प्रकार से देखते हैं, है ना। अगर आप कोई कपड़ा लेकर के जाओ कि हाँ ये देखो कैसा है भाई, ये कैसा है, तो एक अगर कोई पेंटर होगा, एक कोई आर्टिस्ट होगा, तो उसकी नज़र किसी और जगह पे जाएगी। अच्छा कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, यहाँ पर ये वाला कलर रहता तो कितना अच्छा रहता, ये पॉकेट इधर नहीं होते उधर होती तो या होता, कॉलर जो है वो थोड़ा बटन थोड़ा नीचा, ऐसा ड्रेस डिजाइनर अगर है उसकी वैसी जाती। केमिस्ट्री के शिक्षक जाएंगे तो अच्छा कौन वाला थ्रेड है, कौन वाला पॉलीमर है, क्या है वो, सिंथेटिक है, ये है नहीं है, उसकी क्या बॉन्डिंग है, क्या है वो, उसकी उस प्रकार से जाएगी। फिजिक्स के लोग होंगे तो अलग किस्म से जाएंगे। कोई व्यापारी होगा तो अरे ये वाला तो बिकेगा, ये वाला तो बिकेगा। तो एक ही चीज को विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार से देखेंगे। कोई गणित वाला होगा तो वो उसमें से कर्व ढूंढेगा, इसका क्या इक्वेशन होगा, ऐसे वाले का वैसे वाले का क्या इक्वेशन होगा, ये y बराबर x² है, क्या क्या है क्या नहीं है, हर चीज की अलग। तो एक फिजिक्स टीचर होने के नाते जलेबी बनने की पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हो, ध्यान रखना, उस पर चर्चा होगी। तो लोगों ने ध्यान भी रखा, उसको देखा भी, अपने हाथ से भी जा करके, और उसको किसी ने पहली बार जलेबी का ये डाला, ये क्या वो किया, आँच कम करके आँच ज़्यादा करना, ऐसा वैसा 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 वैसा। फिर हमारे सेशन जब शुरू हुए तो हम बस लोगों से लेते गए, बताओ भाई अपने आपने बताओ, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। बहुत सारे चैप्टर्स जो हम पढ़ाते हैं अपने स्कूल के अंदर में, तो बहुत सारे चैप्टर्स जो हम पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं जलेबी से कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जलेबी से कनेक्ट हो रहे हैं। अब आँच की बात आ गई, आँच की बात हो गई, तो वो जो आँच होती है उसकी भी केमिस्ट्री में हम जा ही सकते हैं। जो आँच होती है वहां से क्या गर्म होता है, कढ़ाई का तला, तो वो क्या हो गया, वो कंडक्शन हुआ, लोहे की कढ़ाई है और नीचे से आप फ्लेम दे रहे हो, हाँ ठीक है कोई नहीं। तो जो वह क्या हो रहा है, उष्मा का, हीट का जो ट्रांसमिशन हो रहा है फ्लेम से, और बाद में उसको तेल तक पहुंचना है। तो जो लोहे की कढ़ाई का जो थिकनेस है उसको पार करके हीट को तेल तक पहुंचना है, तो वो कंडक्शन है, हीट का कंडक्शन है। अब तेल में पहुंच गए तो पूरे तेल को एक साथ गर्म होना है,
तो कन्वेक्शन आ गया वहां के ऊपर, खुली हुई है पूरी, तो रेडिएशन हो रहा है। तो जिस समय में ये हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि हम जलेबी की बात कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से बहुत तरह तरह की चीजें, वो डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ये है, फिर वो जो फ्लेम है वो अपने आप में उसकी बहुत प्यारी प्यारी केमिस्ट्री है। उसके बाद में फिर वो जो हाँ गोल गोल उसको घुमाते हैं, उसका अपना है, उसमें रोटेशनल मोशन कहाँ हो रहा है, तो टॉर्क कहाँ हो रहा है। तो जिसमें आप सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं, जिस समय आप रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं, उस समय जलेबी को ला सकते हैं क्या। तो अनेक चैप्टर्स जो हैं, फिर कलर बदलता है, जिस समय में डालते हैं उस समय वो सफ़ेद होता है, उसका घोल सफ़ेद होता है, लेकिन जलेबी जब बनती है तो गुलाबी हो जाती है। तो कलर चेंज का क्या है। इसके बाद केमिकल भौतिक परिवर्तन हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एटम्स के अंदर एटॉमिक स्केल के ऊपर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। जिस समय में आप उस तेल के अंदर में उस घोल को डालते हैं तो सीधा कढ़ाई की तली पे जाके बैठता है, और उसके बाद जब थोड़ा सिक जाता है तो फ्लोट करता है। तो आर्किमिडीज के प्रोसेस का सिद्धांत जिस समय पढ़ा रहे, फ्लोटेशन का सिद्धांत जिस समय पढ़ा रहे, तो आप जलेबी ला सकते हो क्या। तो एक जलेबी जो है सो अलग अलग 10 चैप्टरों के साथ में कनेक्ट हो रही है। तो इस प्रकार से अगर हम चीज़ों को लेकर के आए, कोई चैप्टर पढ़ाएं, तो उसके बाद उसको कनेक्ट करें कि जो चीज़ें वो अपने घर में बनाते हैं, देखते हैं, सड़क पे खड़े होकर के दोने में लेकर के खाते हैं और सब चीज़ें होती हैं। तो ये एक अपनी भूमिका है। हमें जो काम दिया गया है स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, वो तो अपने को करना है, सिलेबस खत्म करना है, हमारे बच्चों को अच्छा नंबर आए इसकी चिंता करनी है। नहीं करोगे तो अगले साल आपको फिर क्लास में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो वो सब करना है, बट एट द सेम टाइम अगर दृष्टि है अपनी, अगर विजन है अपनी, तो ये जो कल्चर ऑफ साइंस है, वो कल्चर ऑफ साइंस हम अपने स्टूडेंट्स में ला सकते हैं, हम उसको ले जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर हम लोग अगर थोड़ा सा वो करेंगे तो अपने देश का जो विज्ञान है वो और भी समृद्ध होगा, ऐसी मेरी आशा है। जो भी समय है, कुछ प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। नहीं तो हम पूछेंगे।
हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि इसलिए मैंने उसलिए ऐसा कहा था जब दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मुझसे बात कर रहे थे तो उस क्रम में मैंने ये कहा था 15-20 फार्मूला याद कर लो काफी है, इसलिए कि मेरे को उससे ज्यादा याद नहीं है उससे ज्यादा मुझे याद नहीं है वो कौन से हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। वो क्या है ना कि वो फॉर्मूले जो होते हैं वो बहुत बार बड़ा धोखा देते हैं। अक्सर आप जानते हैं ना फॉर्मूले सबको याद रहते हैं फिर भी सवाल नहीं बनते, ढेर सारे फॉर्मूले याद करके जाते हैं, ढेर सारे फॉर्मूले उनको याद होते हैं, लेकिन जब सवाल करने की जरूरत होती है तो वो जो सही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो उनको ध्यान नहीं आता है कि अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पर अपने को लाना चाहिए, कुछ दूसरा ही उठा लाते हैं, यूज नहीं कर पाते। तो जैसे कर्ण को श्राप परशुराम ने दिया था जब उन्होंने उनको क्षत्रिय होने का झूठा सर्टिफिकेट प्रस्तुत करके और उनसे विद्या सीख ली थी, तो बाद में जब या ब्राह्मण होने का झूठा सर्टिफिकेट दे करके उनसे सीख लिया था, क्योंकि परशुराम क्षत्रियों के बड़े दुश्मन हुआ करते थे, किसी क्षत्रिय को नहीं सिखाना था उनको, ब्राह्मणों को केवल सिखाना था, और इन्होंने ऐसा करके और कर लिया था। बाद में जब उनको पता चला कि अरे ये तो क्षत्रिय कुल से आया है तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जितनी विद्याएं सिखाई हैं, युद्ध की जितनी विद्याएं सिखाई हैं, जब जरूरत पड़ोगी तो भूल जाओगे। तो हमारे विद्यार्थी सब उसी के वंशज हैं, शापित हैं, सब शापित हैं, साल भर याद करेंगे फॉर्मूले 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 खूब सारे याद करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी इम्तिहान के दिन तो भूल जाएंगे किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। इसलिए कि वो जिसको फॉर्मूले कहते हैं या इक्वेशंस कहते हैं वो आए कहां से है, वो आए हैं कुछ और भी बेसिक इक्वेशंस से, बहुत ही थोड़े से इक्वेशंस से वो सारे निकाले जाते हैं, वो सारे डिराइव किए जाते हैं। और अक्सर क्या होता है कि हम उनको हम सब याद करते हैं, लेकिन वो कैसे डिराइव किए गए थे वो हम याद नहीं करते हैं, और इसलिए वो किन परिस्थितियों के लिए बनाए गए हैं वो भी हम याद नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो फॉर्मूला केवल याद कर लिया हमने। तो उसका डेरिवेशन अगर हमें पता नहीं है कि वो आया कैसे था, तो फिर वो कब काम करेगा और कब काम नहीं करेगा ये भी हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए सारी मामला गड़बड़ता है। लेकिन वो जो बेसिक इक्वेशंस हैं जहां से सब निकल करके आ रहे हैं, जहां से ये सब निकले, वो अगर मेरे को मालूम है और उसके बाद फिर हमें ये स्किल है हमें कि हम खुद डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा डेरिवेशन पता है, उसके रटे हुए नहीं है मेरे को, लेकिन हमें पता है, तो हम उन बेसिक इक्वेशंस में से ये जो डिराइव्ड इक्वेशन है ढेर सारे, ये 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 30 सेकेंड में अक्सर निकाले जा सकते हैं, तब भूलने का चांस नहीं होगा। प्लस था कि माइनस था, क्या फॉर्मूला रटा था, रो ऊपर था कि नीचे था, ये झंझट नहीं रहे, ये झंझट नहीं है। वो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, या ये भी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है, कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, तो हमें मालूम है कि हाँ पट से हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये प्लस था कि माइनस था, क्योंकि हम तुरंत ड्राइव भी कर सकते हैं, वैसा है। तो इसलिए वो 15-20 जो बहुत मौलिक F बराबर ma, इस तरह की जो बहुत मौलिक चीजें हैं वो अपने को याद रहे, प्रोसेसेस याद रहे कि बाकी के इक्वेशंस कैसे निकाले जाते हैं, तो फिर उतने सारे रटने की जरूरत नहीं है।
हाँ, ये जो पूरा सिलेबस है अपना, जो लिखा हुआ सिलेबस है किताबों में, उसको रीलुक करने की बड़ी ज़रूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, उसको रीलुक करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और हम लोग किसी ज़माने में जो हुआ करता था रिलेवेंट, उसको भी लेकर के चल रहे हैं। तो आपका कहना सही है कि हमें उसको देखना चाहिए, जो अभी की मॉडर्न स्थिति है इस समय की, उसके लिए क्या रिलेवेंट है वो हमें करना चाहिए। लेकिन तब साथ में ये भी है कि इससे आप बच नहीं पाएंगे कि एक बार आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में चलता है, और फिर आप बोलोगे कि नहीं 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 चलता है। जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो आएगा कि वो सर्कल में चलता है, और जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आएगा कि वो सर्कल में चलता नहीं है, उसके क्लाउड्स होते हैं, और क्लाउडों की अलग अलग शक्लें होती हैं। एस क्लाउड गोल गोल होता है, पी क्लाउड डमरू जैसा होता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो करना पड़ेगा आपको, उससे आप बच नहीं सकते। तब ये है कि इसको आप एज ए फिलॉसफी मत लीजिए कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि एक बार पहले बताओ फिर कहो कि नहीं ऐसा नहीं होता है वैसा होता है। इसको एज ए फिलॉसफी आप डिस्कार्ड मत कीजिए, इसको रहने दीजिए, एज अप्रोप्रिएट। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत जरूरी है कि जो इररिलेवेंट चीजें हैं उनको हटाइए, जो नई जरूरत है उसको हटाइए, जो जरूरत है उसको रखिए, जो नई जरूरत है उसको हटाइए। मैच्योरिटी बढ़ने के साथ साथ, बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ मैच्योरिटी बढ़ रही है, तो किस स्टेज के ऊपर वो कितना क्या समझ सकते हैं उसका ध्यान रखते हुए सिलेबस को डिजाइन करिए। और उसके साथ में चूंकि हमें अभी जैसे जैसे हमारा विज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा समय बढ़ रहा है, और हम बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं कि हम अपने विज्ञान को अपने जिंदगी के साथ में जोड़ करके चले। तो आज अगर हमारे पास में वो PSLV और GSLV हैं, आज हमारे पास में अगर भांति भांति के मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, भांति भांति की टेक्नोलॉजी हैं, भांति भांति के हमारे मेडिकल के डायग्नोसिस करने के उपकरण निकले हुए हैं, तो हम अपने इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर में स्कूल्स, कॉलेजेस की भी वही बात है। डिग्री कॉलेजेस में BSc का जो सिलेबस है वो पढ़ करके किसी को ये पता नहीं होता है कि भाई वो अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और क्या होता है उसके अंदर में, क्यों नहीं पता होना चाहिए। पूरे कॉलेज तक पढ़ गए, MSc तक पढ़ गए, MSc फिजिक्स कर लिया हमने, MSc केमिस्ट्री कर लिया हमने, और हमें पता नहीं है कि पंखा कैसे चलता है, सीलिंग फैन। बहुत हाल में हमारे एक मित्र शिक्षिका जो हैं दिल्ली की, उन्होंने हमें समझाया कुछ 8-10 साल पहले कि ये पंखा कैसे चलता है, जो किताब के अंदर में पंखा चलता है ना, मोटर चलती है, उससे इसका कोई संबंध ही नहीं है। अक्सर जब पंखा कहीं खुला हुआ हम देखा करते थे, ऐसा ऐसा कुछ कॉयल वॉयल बना रहता है, तो हमें कनेक्ट नहीं होता था कि जो हमने क्लास 12 में ऐसा रेक्टेंगल जैसा कुछ बना करके, और उसमें इधर से एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इधर से एक साउथ पोल डाल करके करंट डाल के बोलते थे कि मोटर बन गई। और पंखा खोलते हैं तो कुछ अलग ही उसके अंदर की ज्योग्राफी और उसकी इमेज दिखाई पड़ती है कि पता नहीं ऐसे पहाड़ जैसे कहीं ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, कहीं वैली है, कुछ है, कनेक्ट ही नहीं होता है क्या है, पूरा पढ़ गए लेकिन मालूम ही नहीं है कि होता है क्या है। तो जिंदगी के साथ में जो रेलेवेंट चीजें हैं उससे वो कनेक्ट कैसा हो, ये बहुत जरूरी है अपने को कनेक्ट करना। तो पूरे सिलेबस को रीलुक करने की जरूरत है। जो इररिलेवेंट चीजें, स्पेस बनाना पड़ेगा ना इसके लिए, अगर ये करेंगे, हटाओ कई सारी चीजों को, हटाओ और लेकर के आओ। बट हमेशा याद रखना है कि हम स्ट्रेस नहीं कर सकते बच्चे के माइंड को, ये ध्यान में रखने का है। अगर क्लास 7 का बच्चा है तो उसको क्या सिखाना है, और क्लास 10 का बच्चा है तो उसको क्या सिखाना है। वो फिर हिस्ट्री ऑफ साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आप उसको लेके चल सकते हैं और कहानियां बना सकते हैं कि 500 साल पहले ये वैज्ञानिकों ने ये करा, उनके पास में जो डेटा थे उससे ये निकल करके आया, उसके बाद कुछ नए डेटा आ गए सामने तो कुछ दूसरा समझ आ गया क्योंकि उस रूल से ये नहीं चलता है।
क्योंकि इससे विज्ञान की एक बहुत मौलिक स्ट्रेंथ निकल करके आती है, एक बहुत मौलिक स्ट्रेंथ निकल करके आती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मैं झुठलाए जाने के लिए तैयार हूं, मैं जो कह रहा हूं गलत है, ये सुनने के लिए मेरे पास हिम्मत है, ताकत है, वरना ये आसान नहीं होता है। मैं गलत हूं, कोई मेरे को बता दे कि मैं गलत हूं, तो वो उसको सुनना ये बहुत बड़ा, उसके लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए अपने को। लेकिन विज्ञान मुझे सिखाता है कि जिस दिन कोई बना बनाया सिद्धांत, परंपरा से चला आ रहा सिद्धांत, सैकड़ों वर्षों से एक बहुत श्रद्धेय वैज्ञानिक ने जिसको लिखा था, बनाया था, सूत्र पता किया था, वो सिद्धांत अगर किसी दिन कोई कहता है कि ये गलत है, अगर कोई डेटा लेकर के आता है, बताता है कि ये गलत है, तो उस दिन सड़कों पर दंगे नहीं होते हैं, उस दिन जश्न मनाया जाता है। तो अगर आप विज्ञान के इतिहास को देखेंगे तो उसमें ये बहुत सारे वैल्यूज हैं। न्यूटन ने बता दिया है ऐसा, उसके बाद फिर वो थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट कर दिया 1801 के अंदर में, फ्रॉनहोफर ने डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट कर दिया, और ये सब होकर के पता चला कि नहीं न्यूटन के सिद्धांत तो गलत है। तो न्यूटन के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई है। आज की तारीख में भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के सारे एक्सपेरिमेंट्स आने के बाद भी न्यूटन के लिए श्रद्धा कम नहीं हुई है, और न्यूटन गलत है ये बोलने में किसी को दुख नहीं है, और वो गर्व के साथ हम कहते हैं कि हाँ यस, लेकर के आओ, डेटा लेकर के आओ, वो अप्लाइंग्स आ गया, हाँ तो ये हो गया, वो हो गया, आइंस्टीन आ गए, वो तो लाइट की बात थी, इवन उनकी ग्रेविटेशन की थ्योरी जो है वो गलत हो गई, तो अब आइंस्टीन की ग्रेविटेशन की थ्योरी कर रहे हैं, उसके अंदर में समस्याएं आ रही हैं, तो उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री ऑफ साइंस, इसका अगर थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से बताया जाए बच्चों को तो वो भी अच्छी बात है। इधर कुछ अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, एक दूसरा प्रश्न थोड़ा हल्का सा ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा 2 मिनट। ये माइथोलॉजी की बात आपने करी ना, कि माइथोलॉजी में जो चीजें हैं हम उसको साइंटिफिक उसका जस्टिफिकेशन करने की बात करते हैं। मेरे कहने उसकी जरूरत नहीं है, उसकी अपने को जरूरत नहीं है। अब काहे को जिन चीजों को हमें आर्कियोलॉजी से जो सामने है उसको कर लो ना। वो गणेश जी का सिर जो है वो कैसे महादेव जी ने हाथी का सिर काट कर, सर्जरी का सबसे पहला उदाहरण। अरे क्या जरूरत है, 9000 साल पहले जो डेंटल सर्जरी हुई उसका प्रचार करो ना। वो माइथोलॉजी में जाने की हमें जरूरत नहीं है, माइथोलॉजी से हमें एलर्जी नहीं है। वो फिक्शन भी अगर है, अगर वो सब कल्पना से ही लिखी हुई चीजें है, तो क्या कल्पना से आज चीजें नहीं लिखी जाती हैं क्या? साइंस फिक्शन, जयंत विष्णु नार्लेकर ने कितना फिक्शन लिखा है, कितने बड़े वैज्ञानिक हैं वो, पुणे में एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, और वो नार्लेकर साहब ने कितनी किताबें लिखी हैं जो कि सिर्फ कल्पना पर है, सिर्फ कल्पना, जिसको साइंस फिक्शन कहते हैं। हमें माइथोलॉजी से परेशानी नहीं है, लेकिन हम जस्टिफिकेशन करने को क्यों आतुर हैं? तो उसकी जरूरत नहीं है अपने को। अपना भारत का जो विज्ञान है वो इतना उन्नत विज्ञान है जिसके लिए हमारे पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस हैं। वो आर्कियोलॉजी का हो या जो पांडुलिपियां मिली हैं भास्कराचार्य की, इनकी उनकी, वो हो, जिसका प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। एंड डेफिनेटली दे आर नॉट फिक्शंस, कल्पना से लिखी हुई नहीं है। हम उसको तो सामने लेकर के आए ना, पहले वो हो जाने दो, उसके बाद मैथोलॉजी वो खुद ही लोग कहेंगे हाँ ये भी ठीक ही रहा होगा। हाँ सर।
आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका 40 मिनट का पीरियड है और आपके पास में वीक में मान लो उस पर्टिकुलर क्लास को पढ़ाने के लिए इतने पीरियड्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि ये है भाई मेरे पास इतना है, इतना टाइम है मेरे पास में। तो उसके बाद फिर आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हो। आप औसतन मान लीजिए 10% या 5% समय उन जुझारू बच्चों के लिए सेपरेट आउट कर सकते हो। और जब वो 5 मिनट आप लगाते रहोगे ना, तो बाकियों को हवा नहीं लगेगी आप कह क्या रहे हो, राइट? इसलिए वो आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन वो 5 मिनट आपके मन में है कि हम पक्का इनको दे रहे हैं तो उस समय में उनको चैलेंज पोज कीजिए, और उस समय में ध्यान रखिए कि उनको बताइए मत, उनको आप स्वयं से आप प्रॉब्लम पोज कीजिए और स्वयं से उसके सॉल्यूशंस बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। और इसके लिए आप एक 5 मिनट का समय भी, 40 मिनट से 5 मिनट का समय भी अगर सोचते हैं कि हम कर लेंगे ऑन द एवरेज, नॉट कि हर एक पीरियड में करने का है, हर 40 मिनट में करने का नहीं, एक बड़े इसके अंदर में एक 10% 8% टाइप का टाइम उनके लिए, क्योंकि उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अक्सर अन्याय होता है, जो इस तरह के ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं और जल्दी समझते हैं, ग्रास्पिंग, उनके साथ अक्सर अन्याय होता है। क्योंकि हम पीड़ित शोषितों के लिए इतने ज्यादा संवेदनशील हैं कि मेरे क्लास का आखिरी बच्चा को भी समझ आना चाहिए, इसके लिए हमेशा प्रयासरत हैं हम। और मेरे क्लास का जो पहला बच्चा है वो इग्नोर हो जाता है, उसमें वो इग्नोर हो जाता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उस बच्चे के लिए वो 5 मिनट काफी है, उसके लिए 5 मिनट काफी है। और उसके सवाल आएंगे ब्लैक होल क्या होता है, तो आप इंटरटेन मत करना। 8वीं क्लास का बच्चा अगर पूछे कि वो ब्लैक होल क्या होता है और वो क्या होता है, तो आप उसको इंटरटेन नहीं करना, आप सवाल बताओगे, डिक्टेट आप करोगे, कुंजी आपके हाथ में होनी चाहिए, उसके हाथ नहीं होनी चाहिए। वो बहुत क्यूरियस है, ब्लैक होल के बारे में पूछ रहा है, इससे आप स्वेड अवे मत होइएगा। आप उसको एक छोटा सा चैलेंज दीजिए, जो आपके सिलेबस में है, जो आप पढ़ा रहे हैं, उसी पर बेस्ड एक छोटा सा चैलेंज उसको दे दीजिए, ये हल करके आ जाना कल, ये लेकर के आ जाना कल, करने दो, उलझा लो उसको। तब क्या होगा, उसके मस्तिष्क का विकास होगा। और आजकल क्या हो गया ना कि वो इंटरनेट के चक्कर में बड़े बड़े शब्द सब सीख करके आ जाते हैं, सुन करके आ जाते हैं, और फैंटेसी होती है, इससे ये होता है, उससे वो होता है, तो साइंस तो बहुत पीछे रह जाती है। वो एक फैंटेसी का वातावरण सा बन जाता है। फिर वो चाहते हैं कि आप उनको उसके बारे में और फर्दर बताएं। उस ट्रैप में नहीं फंसना, उस ट्रैप में वो आप बता भी दोगे तो उनके दिमाग का कोई विकास नहीं होने वाला है उससे। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम अपने स्टूडेंट को सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, उसके सोचने की शक्ति का विकास कर रहे हैं। तो उसको आप 25 नए इंफॉर्मेशन बता दोगे कि इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसे होता है, ये है वो है, तो उससे फायदा नहीं होने वाला है उसका। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत चीज़ें जानना चाहता है, करना चाहता है, जल्दी ग्राफ भी करता है बताने से, जितनी ये हम 40 मिनट में बता रहे हैं वो तो उसको 15 मिनट में समझ में आ जाती है। हम उसको और एक्सप्लेन करते रहते हैं और एक्सप्लेन करते रहते हैं ताकि बाकी के बच्चों को समझ आए। वो उस समय में उसका टाइम एक तरह से किल होता है। तो उसके मस्तिष्क के सोचने की शक्ति का विकास करना है, तो उसको एक प्रॉब्लम देके छोड़ दीजिए, कल लेके आना इसका, सोचना इसके ऊपर, चलेगा। जी जी श्योर। एक बार फिर पूछेगा, ये कार्तिकेय पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, उसमें से एक पे हमें टिक करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे को मिल रहा है। तो एक है मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स और दूसरा है प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हाँ ऐसा है ना, ओके। हाँ तो ऐसा है कार्तिकेय भाई और बाकी के सारे लोग कि प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व करे जाते हैं। प्रॉब्लम्स सॉल्व करना कॉन्सेप्ट्स की मास्टरी से अलग ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम जो किताब के अंत में दिए जाते हैं
अगर आप ऐसी किताबें लें जो इम्तहान के लिए नहीं लिखी गई हैं, सब्जेक्ट के लिए लिखी गई हैं, तो उनमें चैप्टर के बाद प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, एक एक चैप्टर में बहुत बहुत सारे दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि जिस समय आप वो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जिस समय में आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना, वो एक कहानी की तरह है। उसको आप पढ़ रहे हो, उसमें कुछ डेरिवेशंस हैं, इक्वेशंस है, इससे ये फॉलो किया, इससे ये फॉलो किया, इससे ये फॉलो किया। तो जैसे एक कहानी चलती है, ऐसी घटना हुई, उसके बाद उसके कारण से ऐसी घटना हो गई, उसके कारण से ये हो गया, उसके कारण से वो हो गया, उसी प्रकार से उसको आप पढ़ते हैं। आपने कुछ पढ़ा, फिर आपने बताया कि इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए ये निकल कर के आ गया, इसलिए ये इक्वेशन बन गया, इसलिए ये फार्मूला बन गया। तो आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक कथा की तरह, और कथा की तरह पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके मस्तिष्क के ऊपरी सतह में ही रह जाता है, क्योंकि अंदर घुसना है तो ऊपरी सतह से होकर के ही अंदर घुसना है। तो पहला स्टेप है कि उसको ऊपरी सतह में लाओ, तो वो पढ़ोगे जब तो वो ऊपरी सतह में आएगा। लेकिन उसको ऊपर से अंदर घुसाने के लिए, अंदर की तहों में ले जाने के लिए आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। जब आप ये हल करने बैठते हो तब फिर जल्दी से बनता नहीं है, गलतियां होती हैं, आप पलट करके जाते हो, देखते हो, अरे अरे हमने ऐसे कर दिया, ये तो ऐसे नहीं वैसे होता था। तो ये प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ, और इट्स ए टूल ऑफ, ये एक हथियार है, ये एक टूल है, ये एक उपकरण है जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स की मास्टरी करते हो। तो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट की मास्टरी करना, लेकिन वो कॉन्सेप्ट की मास्टरी करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाओगे। आप नहीं बनाओगे तो फिर वो मास्टरी नहीं आने वाली है। तो इसलिए प्रॉब्लम्स करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इंटरनेट से निकाल करके आप अगर कर लोगे, हल कर लोगे कि हमने 25 सवाल आज बना लिए, 25 सवालों के सॉल्यूशंस आज मुझे पता चल गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम्स हल करना है, प्रॉब्लम्स के हल ढूंढने नहीं है, प्रॉब्लम्स के हल को सर्च नहीं करना है जाकर के नेट के ऊपर। प्रॉब्लम्स के हल के लिए अपने ट्यूटर के पास जाके नहीं बताना है कि मेरे को इनके सॉल्यूशंस बता दो। किताबों के जो सॉल्यूशंस बुक निकलती हैं, किताबों के प्रॉब्लम्स के लिए अलग से सॉल्यूशन मैनुअल्स निकलते हैं, किताबें निकलती हैं जो कि बेची जाती हैं, उनको नहीं खरीदना है, उनको नहीं लेना है, पीडीएफ नहीं उतारना है, डाउनलोड नहीं करना है, सॉल्यूशंस बुक को डाउनलोड नहीं करना है, उनको खुद से हल करना है। तो जब हल करेंगे तो कॉन्सेप्ट की मास्टरी बनेगी। जी हाँ, देखो ये प्रश्न आ रहा है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए बच्चों को बहुत डर लगता है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से उतना डर नहीं लगता है जितना फिजिक्स से लगता है, और खास करके फिजिक्स के प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करने से उनको ज़्यादा डर लगता है। तो देखो क्या है ना कि जो हमारी शुरू से ट्रेनिंग हुई है, जो बचपन से जब उनको हमने पढ़ाना शुरू किया है, उस समय से हमारी जो ट्रेनिंग हुई है उसमें हमने उनको जिंदगी से विज्ञान को कनेक्ट नहीं किया है। ओके, जिंदगी से उनको विज्ञान को से हमने कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए वो विज्ञान के साथ उनकी दोस्ती नहीं बनी है। और विज्ञान के साथ अगर दोस्ती नहीं बनी है और तब आप उसके लिए कुछ प्रश्न पूछते हो, वो भी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछते हो, तो जो मेरा दोस्त नहीं है उसके बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो कि उसके चाचा कौन थे और उसके जीजा कौन थे, तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरे दोस्त के बारे में पूछो ना, मेरे जिससे खूब अच्छी गाढ़ी दोस्ती है, आप उसके बारे में पूछो, हम सब कुछ बता देंगे। उसको मीठा पसंद है कि नमकीन पसंद है,
कब सोता है, कब जगता है, कौन सी तरह की मूवी देखता है, सब बता देंगे हम। दोस्ती नहीं है, हाँ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये इसलिए, अच्छा केमिस्ट्री बायोलॉजी में ये पंगे क्यों नहीं होते हैं या कम होते हैं, फिजिक्स में ज्यादा होते हैं? तो क्या है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शिक्षकों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उनकी जिंदगी मेरी जिंदगी से बहुत ज्यादा कठिन है। वो उनके चैलेंजेस जो हैं वो मेरे चैलेंजेस से बहुत ज्यादा कठिन है, मेरे चैलेंजेस आसान है। इसलिए विज्ञान से दोस्ती करवाना है, मुझे फिजिक्स से दोस्ती करवाना है, आपको केमिस्ट्री से दोस्ती करवाना है। अब मुझे किससे दोस्ती कराना है? फिजिक्स से दोस्ती कराना है, मतलब किससे कराना है? आप नाम लीजिए। मोशन। क्या पढ़ाते हो फिजिक्स में? मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ाते हो, सबसे पहला चैप्टर होता है शायद, है ना? है ना? लोग दिखाते कारें चल रही हैं सीधी रोड के ऊपर, मोटरसाइकिलें चल रही हैं सीधी रोड के ऊपर, बाइसिकल से हम चल रहे हैं, हम खुद पैदल पैदल चल रहे हैं, चींटियां चल रही हैं, है ना मोशन? फिर आप लाइट पढ़ाओगे, बत्तियां जल रही हैं भाई, बत्तियां जल रही हैं, हमारे सामने रोशनी है, रोशनी से हम देखते हैं ये। आप रिफ्लेक्शन पढ़ाओगे, रोज सवेरे कंघी पट्टी करने के लिए मिरर के सामने हम खड़े होते। तो ये जो दोस्ती बनवाने की का जो टारगेट है मेरे लिए बहुत आसान है। हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है, हाँ है ना, बिजली सब जलती रहती है, करंट लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, टॉर्च होता है, उसके अंदर सर्किट बने रहता है, क्लास 9th 8th में बना, टॉर्च का सर्किट वर्किट बैटरी दिखाते हैं। अब टॉर्च चूंकि बच्चे ने देखी हुई है, पहले से हाथ में ली हुई है, दबा करके उससे रोशनी की हुई है, और टॉर्च की रोशनी में उसने चीजें देखी हुई है, तो जब आप सर्किट बनाओगे और बताओगे तो तुरंत दोस्ती हो जाएगी। साउंड है, वाइब्रेशंस हैं, तो हमारे लिए प्रकृति ने बहुत बड़ी लेबोरेटरी ऐसी बना के रखी हुई है कि हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसका बेसिक ज्ञान प्रकृति हमें पढ़ाने से पहले ही देकर तैयार करके बच्चा भेजती है मेरे पास। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो मामला जरा कठिन है। आपकी सारी चीजें जो होती है ना केमिस्ट्री के अंदर में, वो बॉन्डिंग पे चलती हैं कि कौन सा पी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी निकलती हैं उनकी, वो बड़ा बड़ा चैप्टर रहता है। पी ग्रुप एलिमेंट्स, एस ग्रुप एलिमेंट्स, अब दिखा दो उसको, अब कराओ दोस्ती उससे, तो मामला काफी कठिन है। बायोलॉजी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब दिखाओ किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो उनके लिए चैलेंजेस बहुत मुश्किल है, हमारे लिए चैलेंजेस बहुत आसान है। एट द सेम टाइम क्योंकि उनके लिए वो सब सारे उनके थियरीज हैं उस प्रकार के, उन्हीं में से काम करना है, तो उनको उसकी पैकेजिंग करने की सुविधा नहीं है। वो केमिकल रिएक्शन पूछना है तो पूछना है, CaCO3 के ऊपर H2SO4 डालोगे तो क्या निकल कर क्या आएगा। अब उसकी पैकेजिंग वो अलग तरह से नहीं कर पाएंगे, उसके ऑप्शंस बहुत कम है उनके पास में। क्या करेंगे? एक इक्वेशन दे देंगे, दूसरा इक्वेशन दे देंगे, और क्या कर लेंगे, लेकिन एक ही चीज को 25 तरीके से वो प्रेजेंट नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। मोशन के ऊपर टेस्ट करना है ना, तो कभी हम ऊंट के मोशन पे टेस्ट करेंगे और कभी हम चींटी के मोशन पे टेस्ट करेंगे। तो यानी हम उसको अलग अलग ढंग के कपड़े पहना करके सामने ले जा सकते हैं। ले अब बता। तो एक और मुझे आसानी भी है कि हम प्रकृति ने सब कुछ पहले से बच्चे को सिखा पढ़ा के तब मेरे पास भेजा है कि अब इसको खाली लैंग्वेज सिखा दो, उसको कैसे बोलना है सिखा दो, उसकी टर्मिनोलॉजी सिखा दो। हमने फिजिक्स तो सिखा दी है, प्रकृति ने फिजिक्स तो सिखा दी है, अब उसके शब्द सिखा दो, इसको मोमेंटम कहते हैं, इसको एनर्जी कहते हैं, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, वो सब शब्द सिखा दो। मैटर हमने पहले सिखा के रखा हुआ है, बट एट द सेम टाइम हम अपने सवालों को की पैकेजिंग जो है बहुत अलग अलग ढंग से करते हैं। अब बच्चों को क्यों दिक्कत होती है फिजिक्स में? क्योंकि बच्चा मुझे नहीं पहचानता है, मेरे कपड़ों को पहचानता है, और हम अपने कपड़े हर बार अलग अलग ढंग के पहन के आते हैं।
कभी राजस्थानी पगड़ी लगा लेते, कभी गुजराती वो डाल लेते हैं, जैकेट डाल लेते हैं, कभी वो वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जी के जैसी लुंगी पहन लेते हैं। तो हम चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहन पहन करके अपने सवालों को पेश कर देते हैं, तो बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है। अभी तो वो था, अभी ये कौन आ गया, अभी ये कौन आ गया। लेकिन मुझे अगर पहचान ले वो, अभी मैं आया यहाँ पे तो जब दरवाजे के अंदर में घुसा और आपके जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने हमारा यहाँ का टेम्परेचर वगैरह लेने के लिए खोला, तो मैडम ने बोला, जयश्री मैडम ने, कि वर्मा सर हैं। उसने एकदम मुस्कुरा के कहा, सर पहचान लिया, फोटो लगी हुई है। वो मुझे पहचान रहा है, मेरे ड्रेस को नहीं पहचान रहा है। फोटो में कोई दूसरी ड्रेस लगी होगी, मैं कोई दूसरी ड्रेस, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उनको मुझे जानते हैं वो। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा प्रयास कर लें कि बच्चे फिजिक्स को जान ले, फिजिक्स की जो प्रेजेंटेशंस है उसके अंदर से उसको देख पाए, तो वो कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई आती इसी कारण से कि हमने फिजिक्स को कनेक्ट नहीं किया होता है, जबकि हमारे पास पूरी सुविधा है कनेक्ट करने की। प्रकृति ने इतनी सुविधा मुझे दे रखी है, केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों को बहुत कम दे रखी है, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। फिर भी हम वही फॉर्मूले, वही इक्वेशन, 100 इक्वेशन याद करेंगे, 150 इक्वेशन याद करेंगे, कोई छूट ना जाए ऐसा। हाँ हाँ, एक हाँ हाँ पूरा हो रहा है। हाँ, आप कुछ ले रहे हैं यहाँ से, फिर मैडम उधर बहुत देर से कह रही हैं। Okay. अच्छा, ये बिल्कुल अलग किस्म का प्रश्न कहते हैं। तो वो तो आपको निर्णय करना पड़ेगा, उस समय में आप कैसे उसको हैंडल करते हो आपको निर्णय करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि अगर क्लास 6 का या 7 का बच्चा है तो, या इवन 12 का बच्चा है, तो उसको आप थ्रेडबेयर उसके एनालिसिस करके सिखाओगे, ये नहीं होना है, ये नहीं होना। इवन 12 के बच्चों को भी आप नहीं कर सकते। तो उनको, और खास छोटे बच्चे अगर है तो उनको आप उसकी स्टोरीज बता सकते हो। फेनोमेना जरूर दिखाने का है, फेनोमेना जरूर दिखाने का है कि हमने इसको स्क्रीन के नज़दीक रखा तो क्या हो गया, और लाइट के सोर्स के नज़दीक रखा कैसे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। बट उसके एक्सप्लेनेशन में हम जाओ ही नहीं, आप उसके एक्सप्लेनेशन में जाओ नहीं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप ये उन पे छोड़ दो, आप बताओ कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और इसलिए ये शेडोज बनती हैं, क्योंकि यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, बीच में ऑब्स्टेकल आ गया है। अब उसके बाद उनको छोड़ दो कि आप मेरा बल्ब का शेप देखो, आप ये देखो, और आप देखो कि आप कुछ कर सकते हो क्या, ये कहानी समझ सकते हो क्या। और क्या है ना कि आप शिक्षक शुरू से बच्चों के साथ में एटलीस्ट प्रिटेंड करे कि वो बच्चे और टीचर मिलकर के एक टीम है जो कि लर्न कर रहे हैं, राइट। आप इस ये डिस्टेंस मत बनाना कि मैं शिक्षक हूं, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं सिखाऊं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। मैं शिक्षक हूं, मेरे को मालूम होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि मेरा मैंडेट है ये। मैंने ये प्रोफेशन चुना है, पढ़ाने का प्रोफेशन चुना है, सिखाने का प्रोफेशन चुना है, तो मुझे तो पता ही होना चाहिए। और बच्चे जो हैं वो तो फ्री बर्ड है,
वो कुछ भी पूछ सकते, तो वो जो भी पूछे उसको उसको जवाब देना मेरा दायित्व बनता है। मैंने नहीं दिया तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। आप ऐसा बनाने नहीं शुरू से, आप शुरू से बनाओ कि हम और तुम मिलकर के चीजें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको उसमें से सीखने की कोशिश करें। जितना सीख लिया उतना सीख लिया, तुमने भी सीख लिया, हमने भी सीख लिया, तुम्हें भी नहीं आता, हमें भी नहीं आता, अच्छी बात है, चलो और सीखेंगे, अगली बार सीखेंगे, अगले साल सीखेंगे। ऐसे आप उसको हैंडल करो। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग थ्रेडबेयर किसी भी क्लास के अंदर। नहीं, मैं एक दो आप ले लीजिए। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से ले। हाँ, तीन चक्के की साइकिल आसान है तो दो चक्के की हमने क्यों चुनी? भैया वो बहुत सारी चीजें हैं। तीन चक्के की साइकिल बनाने का खर्च ज्यादा आता है। दो चक्के की बनाने में कम खर्च आएगा, नंबर एक। नंबर दो, भीड़ भाड़ में अगर चलना है तो दो चक्के की साइकिल में थोड़ी सी भी जगह होगी तो आप निकाल ले जाओगे, तीन चक्के की साइकिल के अंदर में आप नहीं निकाल के ले जाओगे। तो ऐसा नहीं है, देखो हर चीज का अपना उसका इंपॉर्टेंस है, और कुछ परिस्थितियों में वो ज्यादा कारगर होगा, कुछ परिस्थितियों में वो ज्यादा कारगर होगा। तो जो कर सकते हो करो, सब कुछ करो। ले लो ले लो। हाँ, आप ले लो। एक प्रश्न और ले लो, टॉस कर लो। सर टॉस। आपस में किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अच्छा, ले लो ले लो, दोनों लेते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं सर कोई टीचर नहीं हूँ सर, मैं बीएचएल भोपाल में सर डिप्टी मैनेजर हूँ। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आज से नहीं सर, जब से मैंने पढ़ाई चालू किया है सर, तब से बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सर मैं आपका पैर छूना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ सर, सारे ऑडियंस को भी दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा देख के। ये तो अब आयोजक बताएंगे। आयोजक सर मेरा बिल्कुल मुझे बताया सर, मेरे भगवान वहाँ पे बैठे रह सकते हैं, तो आऊंगा ही सर। हाँ, चलो एक प्रश्न दूसरा कौन? अच्छा, Good afternoon, sir. Sir, मेरा नाम विजेश कुमार यादव है और मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। सर, कभी सोचा नहीं था आपसे बात करने का मौका मिलेगा, और अब सर मौका मिला है तो सभी स्टूडेंट्स की तरफ से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि सर जब हम आपकी बुक पढ़ते हैं तो सर हमें बहुत अच्छा लगता है, समझ भी आता है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स करने लगते हैं तो बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हैं। तो सर अगर हम प्रॉब्लम्स करते हुए डिमोटिवेट हो सकते हैं तो आपने जो सर वो बुक्स लिखी हैं, वो प्रॉब्लम्स लिखी हैं, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं? सर इसको रिपीट कर दीजिएगा सर, सब सुने ताकि लाइव। देखो ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और ये कह रहे हैं कि जब वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ते हैं उस समय अच्छा लगता है, बट और लेकिन बाद उस जो प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, वो जब नहीं बनते हैं तो डीमोटिवेट होते हैं। अब उनका प्रश्न ये है कि जब हम लोग सवाल बनाने में, इसको हल करने में डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपने जिस समय ये सवाल क्रिएट किए हुए थे उस समय आप डीमोटिवेट हुए थे क्या? तो ऐसा इनका सवाल है। इसका उत्तर बहुत आसान है मेरे लिए कि अगर मैं कोई चीज क्रिएट कर ले जाता हूं तो फिर तो वो तो मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ना। अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूं और वो मैं क्रिएट कर ले जाऊं तो वो तो डिमोटिवेट तो कभी करेगा ही नहीं, वो तो बहुत मोटिवेट करेगा। और आप डिमोटिवेट होते हैं ये जो कह रहे हैं, इसमें ज़रूर कहने की बात है कि अगर आप क्यों डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि आपसे सवाल बना नहीं, पहली बार में नहीं बना, दूसरी बार में नहीं बना, तीसरी बार में नहीं बना, तो इसलिए वो डिमोटिवेशन आता है। लेकिन आप ये सोचिएगा, अगर फर्ज करो अगर आपसे सवाल बन गया, पहली अटेम्प्ट में आपसे सवाल बन गया, तो आपने वो सवाल बना के क्या सीखा? क्या सीखा आपने वो सवाल बना करके? आपको मालूम था पहले से, आपकी थियरी सारी ठीक थी, आपको चीजें मालूम थी, इसलिए आपसे वो सवाल बन गया।
तो वो सवाल बना करके क्या सीखा आपने? केवल अपने मन को खुशी दी कि हाँ हमें सब चीजें आती थी, एक कंफर्मेशन हुआ कि हाँ हमें चीजें आती थी, कुछ नया तो नहीं सीखा ना। तो वो जो 15 मिनट लगे एक सवाल को बनाने में और वो सवाल बन गया, या 5 मिनट लगे सवाल बन गया, बहुत आसानी से बन गया 5 मिनट के अंदर में। वो 5 मिनट में से आप सोचो कि 1 मिनट तो यूजफुल था, क्योंकि आपको एक आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ हमें पता था, देखो सही उत्तर आ गया। 4 मिनट बर्बाद हो गए आपके, आपने कुछ नया नहीं सीखा। लेकिन वो सवाल आपसे नहीं बना। अब एक अवसर पैदा हुआ है, क्यों नहीं बना, कहाँ मेरा मिसकॉन्सेप्शन है, कहाँ मैं गलत जानता हूँ, कहाँ मैंने अपने इक्वेशन को ठीक से नहीं पहचाना है, गलत इक्वेशन को गलत जगह पर इस्तेमाल किया है, तभी तो नहीं बना है ना। तो फाइनली यू विल गो बैक, आप दोबारा से सोचोगे, दोबारा से करोगे, फिर भी नहीं बना, दोबारा से करोगे, फिर भी नहीं बना, तो आप और कुछ करोगे, आप अपने शिक्षक से पूछोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे और कुछ करोगे। फाइनली जब वो बनेगा, 1.5 घंटा लग गया एक सवाल बनाने में, 1.5 घंटा लग गया। लेकिन सोचो उस 1.5 घंटे ने आपको कितनी चीजें सिखाई हैं। आपको जो चीजें नहीं मालूम थी, गलत मालूम थी, उसको सही किया है। तो डीमोटिवेट होने का तो कोई कारण ही नहीं है। अगर मुझे आप 25 सवाल दो और मैं वो 25 सवाल खटखट बना डालूं, तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा कि इतना टाइम बर्बाद हो गया, कुछ सीखा ही नहीं हमने। और उसमें अगर 17 सवाल मेरे को न बने तो खुशी की बात है, आगे आने वाले समय में वो सब जब मैं बनाऊंगा तो जो मुझे नहीं आता था वो मैं सीख जाऊंगा, खुशी की बात है। तो जिस दिन आपसे सवाल नहीं बने, उस दिन आप जश्न मनाना, पिज्जा ऑर्डर करना, स्विगी को फोन करना, स्विगी पर आप अपने लिए खाना मंगवाना। आज तो अच्छा दिन है, आज एक अवसर पैदा हुआ है, आज एक अवसर मिला है कुछ सीखने का। डोंट डिमोटिवेट, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। ओके, आप सबका आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से, जो शिक्षकगण भोपाल से आए हैं और जो कुछ लोग दूर से भी आए हैं सर, एक शिक्षक ग्वालियर से आए हैं, ऐसे और भी होंगे, और जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने सुना है उन सबको हमारे आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी और हमारे गुरुजी, हमारे सर पद्म श्री प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सर की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए। समय सीमा एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत प्रेरित करती है और कहीं ना कहीं परिधि में बांधती है, पर वो भी कभी कभी ज़रूरी होता है। सर को कहीं जाना है तो इस पॉइंट पे हम इस कार्यक्रम का लाइव ब्रॉडकास्ट अब यहाँ पे समाप्त करेंगे और आप सबको कहेंगे जिनके प्रश्न हम नहीं ले पाए हैं उनके उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा कि सर ने कहा है कि सॉल्यूशंस की तरफ नहीं भागना है। अगर आपके प्रश्न हैं, उनके उत्तर नहीं मिले हैं, तो सर से जो मुझे प्रेरणा मिली है और मिलती आ रही है कि आप खुद भी उनको तलाशिए, और उसका उत्तर नहीं मिलता है तो फिर तो क्या करना है, सर ने बताया है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, क्योंकि दैट इज द ग्रेट वे टू लर्न। थैंक यू एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ साइंस सेंटर। थैंक यू वन एंड ऑल।